हमारी पहुंच, आपकी ताकत। तो स्वागत है आप सभी का चुनाव की इस महा कवरेज में। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मतदान किस तरह से चल रहा है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अब तक की अगर बात करें तो 35% मतदान पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है, जबकि सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं संभल में, जहां 38% मतदान हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। गुजरात के गांधीनगर पहुंचे थे, मां का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने वोट डाला। अमित शाह क्योंकि इस बार गांधीनगर से उम्मीदवार हैं, तो वो भी वहां वोट डालने पहुंचे थे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखें, इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। सबसे पहली तस्वीर, जो सबसे पहला काम हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं, किसी भी शुभ काम से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। तो पहली तस्वीर है जब मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह हैं, और अमित शाह के साथ उनका पूरा परिवार है। और जो बीच में बड़ी तस्वीर आपको नजर आ रही है, जब पोलिंग बूथ पर मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे, अपना वोट डाला प्रधानमंत्री ने, और इसके बाद वोट देने जब पहुंचे थे तो देखिए कैसे काफिले में खुली जीप में बैठकर पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। रोड शो भी किया, और जब यहां पर वोट देकर बाहर निकले प्रधानमंत्री तो बात भी की मीडिया से। पहले गुजराती भाषा में बोले, और उसके बाद सबसे अपील की कि बहुत बड़ा पर्व है लोकतंत्र का, और इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां आतंकवाद का शस्त्र आईईडी है, वहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा शस्त्र वोटर आईडी है। तो सर 2014 और आज 2019 की हम तस्वीरें देख रहे हैं, तो बीजेपी के लिए कितनी स्थिति बदली हुई है अभी? देखिए, कोई दो चुनाव प्रीति कभी एक से नहीं होते जी, कभी नहीं। उनमें कितना फर्क आएगा, बिल्कुल, इस पर तो डिबेट हो सकती है, लेकिन कोई चुनाव दूसरे पूर्व के चुनाव की छाया नहीं हुआ। हम लोग जब से चुनाव देख रहे हैं, जी, इसलिए बीजेपी के लिए भी ये चुनाव नया चुनाव है, विपक्ष के लिए भी। सवाल उठता है, अगर मैं देश के सबसे बड़े राज्य की नजर से इसको देखने की कोशिश करूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट्स वही हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 14 और 19 में बुनियादी अंतर आ गया जमीन पर। 14 में सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस 4 राजनीतिक दल आमने सामने थे उत्तर प्रदेश में। इस बार जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, एसपी बीएसपी, वहां जिनके पास, दोनों के पास मिला के लगभग 43-44% वोट हमेशा रहा, बिल्कुल, वो लोग एक साथ खड़े हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें, कर्नाटक है, वो भी एक बदलाव का स्थिति है। वहां जेडीएस और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये 14 में नहीं था, ये एक नया डेवलपमेंट है। तमिलनाडु में जाइए तो वहां भी 14 और 19 में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में जब चुनाव हो रहा था तो तमिलनाडु के उस समय के सबसे बड़े पॉलिटिकल आइकॉनिक फिगर जयललिता और करुणानिधि दोनों जीवित थे। आज दोनों नहीं है। करुणानिधि जी के बेटे उनकी पार्टी संभाल रहे हैं, स्टालिन, और जयललिता की पार्टी में तो अजब हाल है ही। वहां तो समझ ही नहीं आ रहा कौन लीडर है, कौन क्या कर रहा है। तो उस दृष्टि से मैं देखूं तो भारत के कई बड़े राज्यों में तस्वीर बदली है जी। और जब राज्यों में तस्वीर बदली है तो मुझे लगता है वो राष्ट्रीय पटल पर भी तस्वीर अपना असर डालेगी। बिल्कुल, तो यही चीज़ें जाननी थी सर आपसे, क्योंकि एक एक करके बहुत सारी चीज़ें जो हमसे कई बार छूट भी जाती है तो वो सामने हो जाती हैं कि देखिए 14 और 19 में कई लोग आए गए। और अगर हम यूपी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की अब जिम्मेदारी पूरी तरह से अखिलेश यादव के कंधे पर है। उन्होंने अब ले लिया, उनको दी गई है, अध्यक्ष बन गए हैं पार्टी के। और फिलहाल ये कुछ बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं सर, जो बताती हैं कि मतदान जो है वो आपका अधिकार है और इसकी कीमत जानिए। देखिए, एक दिव्यांग जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचा है, और एक शख्स जो ड्रिप लगी हुई है, यानी कि उनका इलाज चल रहा होगा कहीं, लेकिन उसके बावजूद वो पोलिंग बूथ पर आए हैं। और बुजुर्ग जो चलने में भी पूरी तरह समर्थ नहीं है, सहारे की इनको जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद देखिए अपने परिजनों के साथ कैसे वोट डालने पहुंचे। दूल्हा दुल्हन अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में इस महापर्व में अगर वोट डाल के शुरुआत हो जाए, अपने अधिकार का प्रयोग करके शुरुआत हो जाए, तो कहने क्या। तो ये वो तस्वीरें हैं जो फिलहाल बता रही हैं कि लोकतंत्र में आपका एक एक वोट क्या मायने रखता है। तो सर, अगर जो वोटिंग परसेंटेज अब तक आया है 35% मतदान यूपी में हुआ है, तो ये इसे किस तरह से देखें हम यहाँ पर तीसरे चरण में, जबकि 10 सीटों पर वोट हो रहे हैं और सपा का गढ़ है। देखिए, मुझे लगता है मतदान प्रतिशत तो ठीक है, और
स्वाभाविक है, जिस ढंग का मौसम है इस वक्त, वहाँ पर दोपहर 1 बजे से और शाम 3:30-4 बजे तक बोटिंग कम ही रहेगी। 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, कई जगह उससे भी ज़्यादा है। तो फर्स्ट हाफ यानी लंच तक हैवी पोलिंग, फिर 2 घंटे का एक आप मान लीजिए कि सामान्य पोलिंग वाला समय रहेगा कि जो आ गया वो वोट डाल गया, लाइनें नहीं दिखेंगी आपको। लेकिन 4 बजे से 6 बजे तक मुझे लगता है फिर बड़ी मात्रा में पोलिंग होगी, जब थोड़ा सूर्य देव की कृपा रहेगी क्योंकि वोट डालना इच्छा भी है, आदमी की होती है और उसका अधिकार भी है, देश के प्रति उसका दायित्व भी है। लेकिन कई बार मौसम भी एक बड़ी भूमिका अदा करता है। बिल्कुल जी। और ये कुछ दिग्गजों की तस्वीरें हैं, ये भी अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। मुलायम सिंह यादव जो ये घोषणा कर चुके हैं कि उनका ये आखिरी चुनाव वो लड़ रहे हैं, तो मैनपुरी में वोट डालने पहुंचे तस्वीर, और राम गोपाल यादव और साथ में अखिलेश यादव जो अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे, संतोष गंगवार जो एक बार फिर से बीजेपी का गढ़ बचाने के लिए बरेली सीट से उम्मीदवार हैं। तो काफ़ी लंबा यहाँ पर उन्होंने अपने पास इस कुर्सी को रखने का एक कह सकते हैं कि अच्छा खासा वक्त लिया है। और वही मुख्तार अब्बास अंसारी हैं। तो ये तमाम लोग जो वोट डालने पहुंचे, फिलहाल हमारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं मैनपुरी से, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से हैं जो पूरी तरह से हमें बताएंगे कि चुनाव हो रहा। अनिल भारद्वाज जी हैं और राजीव भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अलाउद्दीन, पहले जरा आप बताएं मैनपुरी में, क्योंकि नेताजी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिलहाल अभी भी जबकि धूप बहुत ज्यादा है तो लोग पहुंच रहे हैं यहां पर, किस तरह से मतदान चल रहा है? देखिए अमिताभ जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे उससे बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करना भी ज़रूरी है। जिस टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो सैफई में इतने वक्त 44 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और बिल्कुल मतदान जो है अब लोग गिने चुने लोग आ रहे हैं। सुबह जो है लगातार लाइनें थीं, महिलाएं भारी तादाद में यहाँ पर वोट करने आई थी। एक बार फिर उम्मीद की जा रही है कि 4 बजे के बाद लोग आएंगे। पूरा जो यादव फैमिली का कुनबा है, तमाम लोग वोट कास्ट करके जा चुके हैं। एक आदमी को छोड़ करके शिवपाल सिंह यादव और उनके पुत्र अभी नहीं आए हैं। अभी वो फिरोजाबाद में उनसे बातचीत हुई है, वो 5 बजे के लगभग इसी पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए आएंगे। ये तो हार्ड फैक्ट हो गया वीआईपी क्षेत्र को लेकर के। इसके अलावा अखिलेश यादव, उनकी पत्नी मुलायम सिंह यादव, उनके साथ उनकी पत्नी, उनकी पतोह जो है, पुत्रवधू जो है, वो तमाम लोग वोट कास्ट करके यहाँ से जा चुकी हैं। फिलहाल मैनपुरी और जिस खित्ते में पूरा इलेक्शन हो रहा है, इसमें 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते की हैं, 1 बीएसपी के खाते की है। तो ये पूरा बेल्ट ही यादव बाहुल, यादव डोमिनेंट बेल्ट कहा जाता है। फिलहाल मैनपुरी में जो वोट फीसद है उम्मीद के हिसाब से ठीक है, लेकिन अभी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि देर शाम तक ये आंकड़ा फर्स्ट डिवीजन के साथ मैनपुरी के लोग पास हो जाएंगे, यानी 60% से ऊपर। और यहाँ पर जो मुद्दे हैं, मुलायम सिंह यादव को लोग, जिस बात का जिक्र भी आप कर रही थी, क्योंकि अपने चुनाव प्रचार के दौरान गठबंधन की जो रैली थी उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा था कि आखिरी मौका है, आखिरी चुनाव है उनके लिए। तो ऐसे में आप लोगों से अपील है कि मुझे भारी मतों से जिताएं, तो उसका असर भी यहाँ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अलाउद्दीन, भावनात्मक अपील भी यहाँ पर की जा रही है। और जाहिर सी बात है, कुछ भी कहिए, राजनीति में मुलायम सिंह यादव का अपना कद है, और ये कहेंगे कि जमीन से जुड़े हुए नेता है। ऐसा नहीं है कि एक बनी बनाई पार्टी उन्हें मिली थी, एक पार्टी को खड़ा किया और इस मकाम तक उन्होंने पहुंचाया है। पीलीभीत का भी रुख कर लेते हैं, राजीव हमारे साथ हैं। तो राजीव, सीट बदली है यहाँ से, वरुण गांधी इस बार यहाँ अपनी मां की जगह मैदान में उतरे हैं, और यहाँ का भी फिलहाल आप हाल बताइए, किस तरह से मतदान यहाँ चल रहा है? प्रीति, अगर बात पीलीभीत की करें तो यहाँ पर 3 दशकों तक गांधी परिवार, मेनका और वरुण गांधी का दबदबा रहा है, और 1989 के बाद से लगातार जहाँ पर मेनका गांधी 6 बार से सांसद रही हैं, वहीं 2009 में वरुण गांधी यहाँ से सांसद रहे थे। हालांकि 2014 में उन्होंने चुनाव सुल्तानपुर से लड़ा, और एक बार फिर वो पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर मतदान की बात करें तो फिलहाल जैसा कि अभी अमिताभ जी ने बताया कि दोपहर का वक्त है, इसीलिए आपको लंबी लंबी कतारें तो मतदान बूथों पर नहीं दिख रही हैं, मतदान केंद्रों पर, लेकिन जो लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और देख सकते हैं कि हमारे साथ भी कई लोग मौजूद हैं जिनसे हम सीधे जानेंगे कि इस बार आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के यहाँ पर वोट करने आए। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे माननीय वरुण गांधी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये बहुत ही ईमानदार नेता हैं। अपनी तनख्वाह तक गरीबों किसानों को दे देते हैं, कभी किसी प्रधान को तंग कर नहीं करते हैं, ना थाने की कोई दलाली वगैरह। अच्छी छवि है। आप यूथ हैं, आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के यहाँ पर वोट करने आए? जैसा कि हमारे अभी बड़े भाई ने कहा है
मैं उन्हीं के उद्देश्य पे जाना चाहूँगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें एक मौका मिला है पीलीभीत जैसे शहर में, एक छोटे शहर में एक वोट डालने का। एक बहुत बड़ा बहुत अच्छी बात होती है, एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए हैं, आज किन मुद्दों को लेकर होता है? सबसे पहली चीज़ क्षेत्र का विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन हम देश के विकास के बारे में सबसे पहले सोचें तो क्षेत्र का विकास अपने आप होता जाएगा। तो हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो देश के विकास के साथ साथ क्षेत्र के विकास में भी भागीदार। मैम, आप किन मुद्दों ठीक को है ध्यान में राजू रखें? जी। बस आगे का जो भी नेता बने वो अच्छा बने, बस इसी चीज़ का लगता है और कुछ नहीं। तो जैसा आपने प्रीति सुना कि लोगों को ये उम्मीद है कि जो क्षेत्रीय विकास है वो तो बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन अगर राष्ट्र का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास अपने आप होगा। और इन्हीं कई मुद्दों के साथ यहाँ पर लोग वोटिंग करते आ रहे हैं। लेकिन अगर बात यहाँ की सियासी समीकरणों की करें तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं हेमराज वर्मा, वो बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी को एक कड़ी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जिस तरह अगर बात करें तो 30% से करीब यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं, और अगर बात 2.5 लाख यहाँ पर कुर्मी मतदाता है, 3.5 लाख लोध हैं। तो कुल मिलाकर जो सियासी समीकरण है उसको देखते हुए, जो जातीय आंकड़ा है उसको देखते हुए, दोनों में इस वक्त कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज अगर 3 बज चुका है, अगर बात करें तो करीब 45% तक मतदान हो चुका है। और उम्मीद जताई जा रही है कि जो पिछली बार यहाँ का वोटिंग परसेंटेज था करीब 62% था, वो आंकड़ा इस बार पार हो सकता है। बिल्कुल। अलाउद्दीन, जो फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहे थे, ऐसा लगता है राजीव कि हो जाएगा आंकड़ा पार, क्योंकि शाम होगी और उसके बाद जो लोगों की भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ेगी। आप दोनों बने रहें। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले अमिताभ जी आपसे सवाल है, क्योंकि अगर पहले उमेश से जरा रामपुर का हाल भी ले लें। उमेश, रामपुर, हाँ बड़ी चीज, बिल्कुल बड़ी सीट है उमेश जी, क्योंकि ये बयानों की वजह से भी जो प्रत्याशी, उनकी वजह से भी जो प्रत्याशी के पुत्र हैं उनकी वजह से भी बहुत चर्चा में है। तो उमेश, जरा बताएं यहाँ किस तरह का यहाँ माहौल देख रहे हैं, वोटिंग को लेकर कितना यहाँ पर अभी तक उत्साह है, लोगों में पहुंच रहे हैं क्या धूप के बावजूद? जी हाँ, देखिए रामपुर में सियासी महासंग्राम जारी है और पोलिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 3 बजे तक नियर अबाउट 45% तक की पोलिंग हो गई है। अभी फिलहाल बूथ पर कुछ सन्नाटा नजर आ रहा है, इक्का दुक्का ही मतदाता नजर आ रहे हैं। अभी तक तो पूरे परिवार के साथ लोग आ रहे थे, लेकिन अब इक्का दुक्का करके ही लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक भी 3 घंटे तक का समय एक तरह से बाकी है। तो ये मतदान प्रतिशत कम से कम 60% का आंकड़ा तो पार ही करेगा। हालांकि न्यूज़ 18 लगातार ये अपील कर रहा है और हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़े और अच्छे परसेंटेज यहाँ पोलिंग की रहे। और रामपुर की जो लड़ाई है, गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जया प्रदा हैं। और आज का दिन बेहद गहमा गहमी वाला रहा। रामपुर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के तरह तरह की बातें सामने आई। आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर कि जो ईवीएम्स खराब हुई थी उनको रिप्लेस नहीं किया गया, लिहाजा मतदान प्रभावित हो रहा है। तो ये एक बड़ी खबर आज रामपुर से रही। हालांकि ये बातें सुबह सामने आई थी, हमने जिलाधिकारी महोदय से भी बात की थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हाँ, कुछ ईवीएम्स खराब जरूर हुई थी लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया गया। हालांकि अब्दुल्ला आजम ने कहा कि 300 से ज्यादा ईवीएम्स खराब हुई थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से इंकार करता रहा। उसका यह कहना था कि 8 से 10 ईवीएम्स ही खराब हुई थी विभिन्न थाना क्षेत्रों में और उनको तत्काल प्रभाव से रिप्लेस करा दिया गया है और वहां मतदान सकुशल संपन्न हो रहा है। तो रामपुर से यही बड़ी खबर है कि 44 to 45% की पोलिंग 3 PM तक हो चुकी है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह आंकड़ा एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन तो रहेगा ही रहेगा। जी बिल्कुल। तो चुनाव के दौरान जो कहें कि गहमा गहमी और काफी यहाँ पर कहें कि बहुत ज्यादा माहौल ऐसा तनातनी का भी हो गया था, तो फिलहाल अब वो गर्माहट यहाँ मतदाताओं में दिखती है। तो उमेश, आप बने रहें। तो सर, अगर ईवीएम की बात करें, जैसा अभी बता रहे थे यहाँ पर उमेश जी, तो ये जो फिर से ईवीएम को लेकर बातें होने लगी, तकनीकी चीज है, एक मशीन है उसमें खराबी आ जाए, जैसे प्रशासन कह रहा है कि 8 से 10 है, 8 से 10 या 10 भी मान लीजिए और 300 बहुत बड़ा अंतर होता है। तो क्या फिर से ईवीएम की खराबी जो ये बात कही जा रही है, तो क्या यहाँ पर लगता है कि कुछ पहले से एक भूमिका बनाई जा रही है यहाँ? ये देखिए, अब इस पर तो खैर क्या भूमिका है नहीं है, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है इस मसले को देखने का। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी ईवीएम मशीन यूज हो रही हैं। अगर मान लीजिए 1000 ईवीएम मशीन है, उदाहरण दे रहा हूं, और उसमें 10 खराब हो गई, तो परसेंटेज देखिए
1% मशीन खराब होने का प्रतिशत कितना निकला? 1। यानी इसको इस ढंग से भी हम कह सकते हैं कि 99% 99% ईवीएम मशीन्स ने अच्छे से काम किया। कहने का ही तो अंतर है। या तो हम ये चिल्लाए लगातार अटारी पर खड़े होकर कि 10 ईवीएम खराब, 10 ईवीएम खराब, या उसी चीज को उन्हीं तथ्यों के आधार पर पूरे देश भर में कितनी ईवीएम लगती हैं चुनाव में, मुझे लगता है शायद चुनाव लड़ने वालों को भी नहीं पता होगा। हाँ? उसमें से खराब कितनी होती हैं? क्या दुनिया की कोई ऐसी व्यवस्था है पूरे विश्व में जिसमें 1%, 2%, 3% गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं हो? मेरा उत्तर होगा नहीं, नहीं, नहीं। पूरे विश्व में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। मेट्रो है, बहुत अच्छी ट्रेन है, यहां भी अच्छी है, ब्रिटेन की मेट्रो भी अच्छी है, दुनिया के कुछ बड़े मुल्कों में बुलेट ट्रेन चल रही हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन वहां भी आकस्मिकता का प्रतिशत 5 है। यानी 100 फेरों में 5 फेरे ऐसे भी हो सकते हैं लंदन की मेट्रो के भी जिसमें टाइमिंग मैच ना कर पाए मेट्रो या बुलेट, वो आपको मानकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं ईवीएम पर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करना, उसके सियासी कारण तो हो सकते हैं, लेकिन तकनीकी पक्ष ऐसा नहीं है। ईवीएम एक कॉम्पिटेंट मशीनरी है, कॉम्पिटेंट सिस्टम है, और जिस पर मुझे लगता है भारत को गर्व भी होना चाहिए कि 90 करोड़ मतदाताओं का चुनाव उसी व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग लगभग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा लेता है। बिल्कुल। और यहाँ तो शिकायत ये भी हो रही है कि भाई जानबूझकर जो यूपी है उसे खराब ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दी गई है। अनिल भारद्वाज जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। तो अनिल जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है पिछले 2 चरणों से कई मायनों में खास है। पहली बात ये कि ये अब तीसरा चरण है जहां सपा की सीटें ज्यादा है, 1 सीट केवल बसपा की है, और इसके अलावा 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। तो कुल मिलाकर ये तीसरा चरण जो यादव बेल्ट है, जो पूरे यादवों के दबदबा वाला क्षेत्र है, तो इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? जो प्रचार हुआ उसके बाद जो मतदान आज चल रहा है। देखिए, पिछले चुनाव में तो सपा 2-3 ही सीट जीत पाई थी। इस चुनाव में पिछला और भाजपा ने 7 सीटें जीती थी, मोदी लहर थी। इस बार मोदी लहर नहीं है, और अगर हम देखें तो खास तौर पर कोई मुद्दा भी नहीं है। लेकिन जो भावनात्मक चीजें हैं, जैसे मणिपुरी में कहते हैं मुलायम दद्दा हैं, उनको जिताना है, भले हम बाकी केंद्र में जिसकी सरकार बने, इस प्रकार की भी बातें लोगों के सामने आ रही हैं। तो ये जो अगर देखा तो यादव बेल्ट है, सही है कि अब तक इसके पहले के चुनावों में यहाँ सपा का वर्चस्व रहा है, लेकिन 2014 में वर्चस्व टूट गया। अब इस बार आप देखिए कि 2-3 जगह ऐसी है जहाँ सीधा सीधा मुकाबला नहीं है भाजपा और गठबंधन के बीच, मुकाबला है, कांग्रेस भी बीच में है। जैसे मुरादाबाद सीट हो गई, वहाँ जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं उनकी वजह से थोड़ा सा मुकाबला कुछ हो गया, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं तो वोट ही काटेंगे। इसका मतलब वहां भी मतलब, और उद्योग से आंवला है सरवराज सिंह बहुत बड़े नेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं और वहाँ के अच्छे और बड़े नेता माने जाते हैं, वहां भी मुकाबला है। बाकी अन्य सीटों पर तो देखा जाए तो एक सीट पर जिसे फिरोजाबाद चचा भतीजे में मुकाबला हो गया, तो कहते हैं कि बिल्ली और उसके बंदर बांट में मतलब कहीं दूसरा फायदा न उठा लिया है, लेकिन मुकाबला वहां चचा भतीजे के बीच है। तो ये जो फेज है, ये जो चरण है, इसमें कुछ अलग किस्म का है, जैसे कि वहां एक बार की जाति और भावनाएं यहाँ पूरी तरीके से काम कर रही हैं। रामपुर में ये बात नहीं कर रही है। बिल्कुल, रामपुर में थोड़ा अलग किस्म का चुनाव है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी, वो बयानबाजी कहिए कि बैकफायर भी कर सकता है। ये वहाँ रामपुर की जो वोटिंग इस समय चल रही है और जो मुद्दा है वो थोड़ा सा अलग किस्म का हो गया है। बिल्कुल।